दोस्तों सरिता की जो शादी है वो रमेश से की जाती है। और जो रमेश होता है जब वो अपने ससुराल जाती है तो वो अपने पति में कुछ ऐसा देखती है, कुछ ऐसा पाती है और जिसकी कल्पना जो है वो आज तक कभी भी सरिता ने नहीं की थी। यानी कि जो उसका पति था बिल्कुल उसके दोस्त की तरह रहता है। अब सरिता और जो उसका पति रमेश होता है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दोस्त की तरह रहने लगते हैं। साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ बैठते हैं और उनका जो जीवन था ऐसा लग रहा था कि सरिता के मानो पंख निकल गए थे। सरिता अपने पति के पंखों से उड़ान भरना शुरू ही की थी कि सरिता जो है अपने पति को एक ऐसा राज बताती है अपने बारे में कि जिसे सुनने के बाद जो रमेश है बिल्कुल चौंक जाता है। और होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि जो रमेश है पहले तो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और उसके बाद से दोस्तों जब इसके बारे में हर किसी को पता चलता है और जब इसका कारण पता चलता है और दोस्तों उसके बाद से जो सरिता का पति है सरिता को तलाक देने के बाद से दोस्तों सरिता को ही न्याय दिलाने के लिए वो पहुंच जाता है थाने में और उसके बाद से वहाँ पर वो अपने ही ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। अब उसके बाद से दोस्तों जो पुलिस है वो सरिता के पिता को पकड़कर थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ में पता चलता है कि जो दरअसल रमेश ने, जो सरिता के पति रमेश ने जो भी आरोप लगाए थे सरिता के पिता के ऊपर वो सारे सत्य हैं। अब उसके बाद से दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों जब आपको इस बारे में पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और ऐसा कौन सा न्याय है जो सरिता का पति होता है वो जो अपनी पत्नी को दिलाता है और ऐसी क्या बात थी कि जो सरिता का पति है वो ये जानकर सरिता को तलाक दे देता है। दोस्तों ये जो कहानी है दोस्तों आपको और समाज को आईना दिखाने वाली एक ऐसी कहानी है जिस पर शायद जिसे सुनने के बाद आपको भी आपके कानों पर आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे ऐसे राक्षस हैं और जो हमारे समाज में जो रिश्ते हैं ना दोस्तों वो ऐसे ऐसे रिश्ते हैं ना दोस्तों कि जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा और आप यही कहेंगे कि अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो भगवान किसी को ऐसे रिश्ते कभी ना दे बल्कि ऊपर वाला अनाथ ही बनाए। दोस्तों दरअसल ये जो कहानी है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी कहानी है जो समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है और दिल को काफ़ी ज़्यादा झकझोर देने वाली और समाज को मजबूर कर देने वाली ये जो कहानी है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम की जो फैमिली है वो अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूँ दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताया करें। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं और अंत में उन दोस्तों का नाम जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया है और उन्होंने हमसे गुजारिश की है कि हम उनका जो नाम है वो वीडियो में ज़रूर लें। तो चलिए दोस्तों पहले इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम जो है होलियापुर गांव है। होलियापुर गांव में एक लड़की जो है जिसका नाम सरिता होता है। सरिता अपने माता पिता के साथ रह रही थी। सरिता के 3 भाई थे और सरिता की 2 बहनें थी। सरिता सबसे बड़ी लड़की थी और जो उसके तीनों भाई थे वो सरिता से उम्र में छोटे थे। सरिता सबसे बड़ी थी। सरिता जो है धीरे धीरे वो बड़ी होती है और सरिता को पढ़ने का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन जैसे ही सरिता बड़ी होती है, इंटर की परीक्षा पास करती है और उसके बाद से जैसे ही वो बीए में पहुंचती है, जो सरिता के पिता होते हैं सरिता के लिए लड़का खोजने लगते हैं। अब उसके बाद से सरिता के ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम लड़की हो और तुम अब जवान हो चुकी हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि सरिता का ये कहना था कि सरिता जो है वो कुछ बनना चाहती है और उसकी ये गुजारिश थी अपने घर वालों से कि पहले उसे कुछ पढ़ने दिया जाए और कुछ उसके सपने हैं उसे पूरे करने दिए जाए। बाकी उसके घर वाले जैसा भी कहेंगे सरिता जो है वैसा ही करेगी। लेकिन घर वालों का मानना ऐसा था कि लड़की की जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस दबाव में आकर जो सरिता है वो अपने घर वालों की बात उसको माननी पड़ती है। सरिता की जो शादी है गोरखपुर का एक बगल का ज़िला है मऊ, वहाँ पर सरिता की मऊ में शादी तय कर दी जाती है। सरिता की जो शादी है वो रमेश नामक व्यक्ति से की जाती है। रमेश जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था और रमेश जो था वो सरकारी अध्यापक था। अब ऐसे में जो सरिता है
वो विदा होकर के अपने घर से, अपने मायके, अपने घर से निकल कर ससुराल जाती है। ससुराल में दोस्तों जब सरिता जाती है तो सारे सपने वैसे ही सरिता के टूट चुके थे, और सरिता जो थी वहाँ पर जब वो जाती है तो अपने वही साधारण से जीवन में वो व्यस्त हो जाती है। वही लोगों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, दिन भर खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो सरिता का पति होता है, सरिता जैसे जैसे अपने पति के करीब जाती है, उसको जानने की कोशिश करती है। सरिता के जीवन में जो भी कमी थी वो पूरी हो चुकी है। सरिता को जो पति था, सरिता को उससे बेहद ज़्यादा प्यार करता है। एक लड़की को दोस्तों चाहिए भी तो क्या चाहिए होता है, वो यही चाहती है कि उसका जो पति हो उसको समझे, उसकी बात समझे, उसकी बातों को माने, उसे मान सम्मान दे, उसे प्यार दे। ऐसा ही कुछ सरिता जो है वो अपने पति रमेश में पाती है। अब सरिता और रमेश जो है एक दूसरे के साथ बहुत बेहद ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगते हैं। देखते देखते दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती हैं, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। और ये रिश्ता है एक दिन दोस्तों इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि जो सरिता है हर वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, अपने पति को हर वो बात बताया करती थी। और सरिता का जो भी सरिता के मन में बातें आती, सरिता जो भी कुछ भी उसके मन में होता, उसके साथ जो भी गुजरा था, जो भी बुरा था, जो भी अच्छा था, सरिता अपनी हर वो कहानी अपने पति को बताती है। और उसके बाद से जो बॉन्डिंग है दोनों की और भी ज़्यादा गहरी पे गहरी हुए जा रही थी। 1 साल का वक्त बीतता है दोनों को, और उसके बाद से सरिता को पता चलता है कि सरिता जो है वो पेट से है। उसके बाद से सरिता को जो पति रमेश होता है वो सरिता की बिल्कुल बच्चों की तरह देखभाल करता है। अब सरिता जब ये देखती है तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल रोने लगती है, क्योंकि आज तक सरिता को कभी वो प्यार नहीं मिला। सरिता को कभी भी आज तक कभी भी उसके माँ बाप ने ऐसा प्यार नहीं किया। हालांकि लोग कहते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी को बिल्कुल परी की तरह रखते हैं, लेकिन सरिता के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया नया था, क्योंकि सरिता को से कभी भी किसी ने इस तरह का प्यार नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी। उसके बाद से दोस्तों जो सरिता है वो अपना ख्याल रखती है, और साथ साथ में उसका जो पति है वो भी सरिता का बेहद ज़्यादा ख्याल रखता है। वो ऑफिस से आता है, सरिता थक जाती है तो सरिता का जो पाँव था वो सूज जाता है, और वो जिस कारण से सरिता के पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहती है। और सरिता का पति जब भी रात में आता है तो अपनी पत्नी की पैरों की मालिश किया करता है। हालांकि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि औरतों के जो पैर हैं वो कभी भी एक पुरुष को नहीं दबाना चाहिए। कहते हैं कि जो स्त्री का पैर होता है वो पुरुष को नहीं छूना चाहिए। ऐसा हाँ, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये अपशगुन होता है, ये अभाग्य होता है। लेकिन जो रमेश था वो बहुत ज़्यादा नए ख्यालों का लड़का था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का था, तो ये सब चीज़ों में, ये सब रीतियों में वो विश्वास नहीं करता था। वो केवल अपने प्यार और अपनी पत्नी की सेवा करने में विश्वास करता था। हर वो काम करता था रमेश जिससे उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता। उसकी पत्नी को किसी भी चीज़ की कोई कमी होती तो रमेश जो है बिल्कुल पलक झपकाए उसकी हर ख्वाहिश को वो चुटकियों में पूरा कर दिया करता। ऐसा ही देखते देखते एक दिन वो भी आता है कि जो सरिता है, सरिता की 8वें महीने गोद भराई होती है, और 9वें महीने सरिता जो है वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देने के बाद सरिता जो है अपनी बेटी को देखकर, ये देखने के बाद सरिता का जो पति होता है रमेश अब सरिता को समझाता है कि देखो ये तो बहुत खुशी की बात है और तुम क्यों रो रही हो, ये खुशी के आंसू हैं। सरिता जो होती है फिर अपने पति के चुप कराने पर चुप हो जाती है। लेकिन दोस्तों हफ्ते दर हफ्ते का वक्त बीतता है। इधर जो सरिता है अपने पति से कहती है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का हर वो कड़वा सच बताया, लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसे बताने की मैंने आज तक कभी अपनी माँ से भी हिम्मत नहीं की, और कभी शायद मैं आपसे भी बताने की हिम्मत ना करती, अपने पति से वो भी। लेकिन मैंने आपको अपने पति ही नहीं बल्कि पति के रूप में भगवान पाया है, एक दोस्त पाया है, जिससे मैं हर कुछ अपनी दुख जो भी मेरे पर बीता है मैं सब कुछ कह सकती हूँ। रमेश कहता है बिल्कुल कैसी बात कर रही हो, आज तक तुमने मुझको सब कुछ बताया है। मैं तुम्हारा पति ही नहीं, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पहले एक दोस्त हूँ, फिर बाद में तुम्हारा कहीं पति हूँ। अब जैसे ही सरिता ये बातें सुनती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो अपने पति को अपने बारे में बताती है, और उसके बाद से दोस्तों वो अपने पति से बताती है कि देखिए बात ऐसी है कि जब मैं छोटी थी तो जो मेरे पापा हैं और मैं अपने पापा के पास ही सो जाया करती थी, और उसके बाद से जब मैं छोटी थी यानी कि मैं 8-9 साल की थी तो मेरे पापा जो हैं वो मेरे साथ गंदा काम किया करते थे। कभी वो मेरी छातियों पर हाथ लगाया करते थे तो कभी वो मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ करते थे, और रात में मम्मी सो जाया करती थी तो पापा जो है मुझे अपने बिस्तर पर ले जाकर मुझे बहुत गंदे गंदे तरीके से मेरे साथ ओरल सेक्स किया करते थे। मेरे साथ वो गंदे तरीके से मुझे छुआ करते थे। अब जैसे ही रमेश ये बात सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये गलत बात है, शायद तुम्हें कुछ हो गया है। सरिता कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जानती हूँ कि इसे बताने के बाद दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद ही विश्वास करेगा कि कैसे ही उसके ही पिता, जो उसके सगे पिता हैं, एक पिता ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन मेरे साथ मेरे पिता ने कई साल तक, जब तक मैं जवान नहीं हो गई, मैं 16-17 साल की नहीं हो गई, तब तक मेरे पिता जो हैं वो मेरे साथ ऐसा किया करते थे। मेरे पिता को लगता था कि मैं सो गई हूँ, लेकिन जब मैं सच में मैं सो जाया करती थी, लेकिन मेरे पिता जो हैं मुझे गहरी नींद में पाकर मेरे साथ ऐसा कुछ किया करते थे। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये जो बात है किसी को बताऊँ और अपने पिता का विरोध करूँ। और ये कहकर जो सरिता है वो खूब रोने लगती है और उसके बाद से वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं किसी को ये बात बताऊं, लेकिन कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे मैं ये बात बताऊं। मैं अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता सकी, मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। अब ये सुनने के बाद से जो सरिता का पति होता है पहले उसे चुप कराता है, सांत्वना देता है। सरिता का जो पति है वो उसको सांत्वना देता है और उसके बाद से दोस्तों देखते देखते रात गुजर जाती है। सरिता फिर सुबह उठकर अपने बच्चे में और काम धाम में बिजी हो जाती है। लेकिन इसी तरह देखते देखते हफ्ते दर हफ्ते का वक्त बीत जाता है और उसके बाद से जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। राजेश होता है वो अपने ससुर के ही खिलाफ थाने में जाता है और FIR दर्ज कराता है। इधर जो पुलिस वाले होते हैं राजेश की बातों के आधार पर सरिता के पिता को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और उसके बाद से सरिता को भी थाने में बुलाया जाता है। पहले तो जो सरिता होती है वो हिचकिचाती है और उसे ऐसा कुछ नहीं पता था कि उसका जो पति है ऐसा कुछ कर सकता है। तो जो सरिता का पति होता है राजेश, वो सरिता को समझाता है कि देखो सरिता, तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना उसे चाहिए जिसने ऐसा कुछ किया है। तुम्हारे पिता के रूप में ये तुम्हारा पिता नहीं है, बल्कि पिता के रूप में ये एक राक्षस है जिसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा किया। अरे लोग तो रिश्तेदारों की बेटी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये तो तुम्हारा सगा बाप है, तुम्हारा बाप ऐसा कैसे कर सकता है। इसने जो भी किया है इसको इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब उसके बाद से सरिता जो है कुछ देर सोचती है और उसके बाद से पुलिस वालों के सामने, थाना अध्यक्ष के सामने वो गवाही देती है और उसके बाद से उस गवाही के आधार पर जो पुलिस वाले होते हैं, उसके बाद से दोस्तों जो सरिता है अपने पिता के खिलाफ गवाही देती है और गवाही देने के बाद से उसी के आधार पर उसके पिता को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। उम्मीद है आज घटना से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी और आपको ये भी पता चला होगा कि आज हमारे समाज में जो बेटियां हैं वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर में हो बाहर ही हो, बेटियां जो हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हमें इजाज़त दीजिए, मिलते फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ।